हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में परस्पर संबंध देखा था। तो यहाँ पे हम दोनों में संबंध देखा था, तो इसके लिए हमने क्या किया था, एक क्षेत्र लिया था और उसमें एक विभव का अंतर निकाल के इसको हमने निकाला था। तो अपना संबंध क्या आया, ई बराबर माइनस ग्रेड वी। यहाँ पे माइनस ग्रेड, ग्रेड का मतलब है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को हम बोलते हैं प्रवणता। तो ये प्रवणता आ गया। तो ये अपने पास एक संबंध आ गया। इसमें तीन फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ये दोनों और एक ये। तो तीनों फॉर्मूले हम याद रख के इन दोनों में संबंध आपस में बता सकते हैं। अब जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किया था, विद्युत क्षेत्र के कारण, किसी आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किए थे, द्विध्रुव के कारण ज्ञात किए थे, उसकी अक्ष और निरक्ष पे ज्ञात किए थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी विद्युत द्विध्रुव लेंगे। विद्युत द्विध्रुव मतलब अपने पास एक ऐसा, जहाँ पे प्लस क्यू, एक तो अपने पास आवेश होगा प्लस क्यू, एक तो अपने पास आवेश आएगा माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो यहाँ से विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। तो इसके कारण इसके किसी बिंदु पर थीटा पे मान के चलेंगे। तो आज हेडिंग डालो, तो वहां पे विद्युत विभव ज्ञात करेंगे द्विध्रुव के कारण। तो हेडिंग डालें आज की और लिखें इसमें, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु, किसी बिंदु, बिंदु क्या ले लेता हूं मैं, आर थीटा। आर थीटा मतलब आर दूरी पे है, और द्विध्रुव आघूर्ण और बिंदु के बीच की जो कोण है वो कितना है, थीटा कोण है। आर थीटा पर विद्युत विभव ज्ञात करना। तो आज हम ज्ञात कर रहे हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु, जो कि क्या है, आर थीटा पर स्थित है। तो देखो आर थीटा कैसे है, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव, विद्युत विभव ज्ञात करना किसी बिंदु पे। आर थीटा भी नहीं दे सकता, कभी कभी ये नहीं देता और कभी कभी बुक में एग्जाम में दे देता है। तो इसके लिए अब देखो अपने पास क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश का एक विद्युत द्विध्रुव है। ये मैंने विद्युत द्विध्रुव बना लिया। इसके दो आवेश क्या हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। मैंने माइनस क्यू नीचे रखा है, प्लस क्यू ऊपर क्यों, उसका कारण है कि मुझे विद्युत द्विध्रुव किधर लेना है। मुझे पी वेक्टर, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो माइनस क्यू से प्लस क्यू रहता है, तो मुझे इधर लेना है। तो मैं ऊपर की तरफ चाहता हूँ कि पी वेक्टर इधर आए। तो इस दिशा में क्या मिलेगा मुझे, पी वेक्टर। और ये हम पढ़ चुके हैं, पी बराबर क्यू डी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मध्य बिंदु है ओ। विद्युत द्विध्रुव को मैं कह देता हूँ ए बी है वो, जिसके ए सिरे पे माइनस क्यू है और बी सिरे पे प्लस क्यू आवेश है। अब मैं यहाँ पे कोई बिंदु ले लेता हूँ, पी बिंदु है, जिसपे मुझे क्या ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब क्या करते हैं हम, नॉर्मली हमें ये विद्युत विभव चाहिए, वो मूल बिंदु से दूरी लेते हैं, तो हम मूल बिंदु से ही दूरी लेंगे इसकी। तो ये दूरी क्या मानी मैंने, आर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर। तो मूल बिंदु से दूरी क्या है, आर। दूसरा थीटा, थीटा क्या है कि पी वेक्टर और इस बिंदु के बीच की, बीच का कोण। तो अपना पी वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, तो इनका बीच का कोण ये वाला होगा, ना कि ये वाला। ये नहीं लेना, हमें कौन कौन सा लेना है, ऊपर वाला। तो मैं इस कोण को क्या दे कह दूंगा, थीटा। और ये तुम्हें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि थीटा है, नहीं बताया जाए कि आर थीटा है, खुद से मान के सवाल हल कर देना है। तो ये हो गया। अब एक छोटी सी रचना हम कर देते हैं कि अपने जो ये बिंदु हैं इनको भी हम मिला देते हैं इससे। इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको पहले ही मिला देते हैं, एक इसको भी मिला देते हैं। तो नीचे वाले को हम बोल देते हैं R1 है, और ऊपर वाली दूरी है वो R2 दूरी है। तो ये भी मिला देंगे हम, एक दूरी R1 और एक दूरी R2। तो याद रहेगा।
अब हम बात करते हैं कि अब हम इसमें थोड़ा बहुत लिख लेते हैं, जो भी हमने ये डिजाइन बनाई है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना माना एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव ए भी है तथा इसका मध्य बिंदु ओ है। हमने क्या मान लिया, एक विद्युत द्विध्रुव क्या है, ए भी है ये वाला, ए, और इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है साहब। अब इसमें लिखेंगे इस बिंदु, अब बिंदु ओ से थीटा विक्षेपित कोण पर, ये कितने पे, ओ से थीटा पे, तो यहाँ पे ओ से थीटा विक्षेपित कोण पर, बिंदु ओ से थीटा विक्षेपित कोण व आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है। ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है, बिंदु पी पर क्या करना है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले क्या किया, ए को पी से मिलाया और बी को टी से मिलाया, तो ये भी लिख देते हैं। और इनकी दूरी क्या मान ली, R1 और R2, तो ये लिख देते हैं। माना यदि AP बराबर R1 है व BP बराबर R2 है, तो दोनों क्या कर लिए हमने, मान लिए कि ये कौन सा है, कितना है, ये R1 है और ये R2 है। ये R2 मतलब ये वाली लंबाई बी से, और R1 मतलब ये वाली लंबाई, यहाँ पे हमने इसको मान लिया। अब हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है, और हमें पता है विद्युत विभव कैसा है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। तो अदिश राशि का फायदा उठा लेते हैं। अदिश राशि का मतलब क्या होता है, अदिश राशि है तो इसका मतलब है कि इसमें दिशा की कोई निर्भरता नहीं, किधर भी हो किससे कोई मतलब नहीं है, दिशा किधर है तो दिशा के हिसाब से इसमें योग नहीं होगा, हमें जब बस परिमाण निकालना है और सीधा इनका योग कर देना है। परिमाण कहाँ से निकालेंगे, देखो अपने पास दो आवेश हैं, ये रहा, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, इन दोनों के कारण पी पर विद्युत विभव निकाल लेते हैं। और इसका निकालने का हमें, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पे विभव निकालने का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं। और वो क्या होता है, वो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखा था, देखो हमने निकाला हुआ है, वो क्या होता है, ये रहा, ये रहा, विभव का गणितीय सूत्र हमने निकाला हुआ है। विभव का गणितीय सूत्र में पढ़ा, बताया था, और उसका मान कितना आया था, उसका मान आया था के क्यू अपॉन आरपी। आरपी दूरी है और क्यू आवेश है। तो हम यही क्या करेंगे, सिमिलियर करेंगे। पहले हम लिखेंगे ए के आवेश माइनस क्यू के कारण टी पर विभव। तो इसमें लिखिए, इसमें लिखते हैं बिंदु ए पर आवेश आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव, विभव। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, V1 मान लेता हूँ। तो एक आवेश के कारण V1 मान लिया तो क्या होता है, के, आवेश का मान कितना है, Q, और अपॉन में दूरी आती है, और दूरी क्या है, AP। देखो ध्यान से, यहाँ पे दूरी क्या है, ए पे, ए के कारण मान रहा हूँ, तो दूरी क्या आ जाएगी, ए से लेके पी तक की, AP। तो मैंने क्या लिख दिया, AP, और इसकी दूरी का मान क्या है, R1। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि माइनस के क्यू अपॉन में R1, और समीकरण नंबर एक, इसको समीकरण नंबर क्या दे दें, एक दे रहे हैं। अब क्या हो गया, हमने ए के कारण निकाल लिया, इसी प्रकार हमें क्या निकालना है, बी के कारण। इसी प्रकार बिंदु बी पर आवेश
प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, पी पर विभव। तो इसमें पी पर विभव, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम बी टू मान लेते हैं। तो इसी प्रकार अब क्या कर लेंगे हम, बिंदु बी पर जो आवेश है उसके कारण क्या करेंगे, उसके कारण विभव निकाल लेंगे। तो क्या मानना है, बी टू। तो यहाँ पे आ जाएगा के, आवेश कितना है इस बी पे, प्लस क्यू। तो यहाँ पे दूरी बी पी, दूरी कौन सी ली है, दूरी लिया हमने बी से पी की दूरी, ये वाली बी पी दूरी। तो ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा अपने पास के क्यू अपॉन बी पी को क्या माना है, आर टू। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ठीक है। अब इसके, अब हमें पता है कि विद्युत विभव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। तो हम इसको परिणामी विभव चाहिए, तो हमें इनका योग कर देंगे, सीधा सिंपल है। तो इसमें लिखेंगे अतः, अतः बिंदु पी पर परिणामी विभव। तो पी पर परिणामी विभव क्या आ जाएगा, पी पर परिणामी विभव आ जाएगा बी बराबर बी वन प्लस बी टू। सिंपल, पी पर कितना आ जाएगा, बी वन प्लस बी टू। तो ये इसको अब यहां से ये हो गया। अब इन दोनों समीकरण से मान रख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, b बराबर, पहले पहले से मान रखेंगे इससे। तो b1 का मान है माइनस क्यू अपॉन आर वन, तो माइनस के क्यू अपॉन आर वन प्लस के क्यू अपॉन आर टू। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, के क्यू बाहर ले लेता हूँ। तो पहले बच गया माइनस वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो ये भी हो गया। अब ये थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस वाले को पीछे लिख देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे के क्यू वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा आगे पीछे लिखा है। तो ये अपना परिणामी विभव आ गया, और समीकरण नंबर 3। अब हमें अगर ये आर वन और आर टू के मान मिल जाते हैं, आर वन और आर टू ये वाले, चूंकि ये हमें ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात क्या है, आर। ज्ञात क्या है, केवल ये पता है, क्योंकि ये दिया हुआ है आर, और ये हमें मध्य बिंदु से ज्ञात होता ही है। तो आर वन और आर टू को हम इसके पदों में लिखेंगे, किसके, ये वाले आर के। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कुछ रचना करते हैं। अब इसको ध्यान से देखना, मैं क्या क्या करता हूँ देखना। मैं जो ये लंबाई है ना ओपी, ये वाली ओपी दूरी, इसको पीछे बढ़ा देता हूँ ऐसे करके। तब देखो, मैं इसको पीछे बढ़ा देता हूँ, ये लो साहब, पीछे बढ़ा दिया। अब ए बिंदु से लंब डाल देता हूँ इस रेखा पर, ये लो, ये लंब डाल दिया। और एक बी बिंदु से लंब डाल देता हूँ, ये लो, दोनों लंब डाल दिए। ध्यान रखना, थीटा, थीटा जो है वो ये वाला कौन है, इसको कहीं गलत मत लिख देना। मैंने इस पे लंब डाला है तो ये डाल दिया। इनके नाम दे देता हूँ, एक का नाम एन और एक का नाम एम। अब ये जो डाले हैं, क्यों डाले, क्योंकि मैं इनसे इस लंबाई पर डाल के लंब त्रिभुज बना सकता हूँ, और इस त्रिभुज से ही हम संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं आर टू का। एक तो इससे और एक इससे, ये दो त्रिभुज बन जाएंगे अपने। इस वजह से ये रचना की गई है। अन्यथा यहाँ पे कोई भी समकोण त्रिभुज नहीं था, हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लगा सकते, साइन कॉस थीटा नहीं लगा सकते। साइन और कॉस थीटा जितने भी थीटा हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 90 डिग्री वाले त्रिभुज में बनते हैं, अर्थात समकोण में ही लगते हैं, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज होना आवश्यक है। तो मैं जो रचना की है वो लिख देता हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया है, चित्र में चित्र में ओपी रेखा मध्य बिंदु से जो जा रही थी, ओपी रेखा को पीछे बढ़ाया है, को पीछे की ओर
बढ़ाते हैं तथा बिंदु ए व बी, ए व बी से इस पर लंब, इस पर लंब, एक तो ए एन डाला, ए एन व बी एम डालते हैं। इस स्थिति में देखो क्या हो गया। इस स्थिति में, इस स्थिति में या फिर इस स्थिति में, अब देखो मैंने ये सब कर दिया, इससे इस पे लंब डाल दिया, इससे इस पे लंब डाल दिया। अगर मैं कह दूं कि ये लंबाई बहुत छोटी है, ये वाली लंबाई, ये जो हाइट है इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की, इसको हमने क्या माना है, डी माना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बराबर को हमने इसको क्या माना है, डी, द्विध्रुव की लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई, ठीक है। ए बी को डी माना है, और ये क्या हो जाएगी फिर इसकी आधी लंबाई, तो डी बाई टू, तो ऊपर की आधी लंबाई डी बाई टू, सही है। तो अब मैं अगर ये कह देता हूं कि अगर ये लंबाई बहुत छोटी है किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, तो यहाँ पे ध्यान देना, एक एक त्रिभुज जैसा बन रहा होगा, देखो देखो ये ऐसे हो रहा होगा कि जो अपने पास ये है ना, मैं अगर इससे चाप मान के, कोई प्रकार है, दो मुंह की प्रकार होती है, इस नॉब को एक जगह यहाँ रखता हूँ, एक जगह यहाँ रखता हूँ, और ऐसे घुमाता हूँ तो लगभग लगभग इसी के बराबर आती है ये, ऐसे वृत्त जैसा बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे। तो ये लंबाई कौन सी, एन पी, ये आर वन के तुल्य हो जाएगी। कारण क्या है कि ये, इससे हमने इस पे लंब डाल दिया, इससे इस पे लंब डाल दिया, तो ये एक तरीके से ये, अगर इसको त्रिज्या माने तो ये वृत्त के ही अंदर ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। तो मैं कह दूंगा, अगर डी हमारा बहुत छोटा है ना, तो हम कह देंगे कि एन पी की जो लंबाई है वो क्या है, आर वन। एन पी ये लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, एन पी आर वन के। और ये लंबाई किसके बराबर होगी, ये लंबाई इसके बराबर आ जाएगी, इसके। बस यहाँ पे ये तुलना करनी है, ये लंबाई अपने लंब मान पे जो भी यहाँ टिक रहा है उसके बराबर आ जाएगी, ये लंबाई। तो आर टू किसके बराबर होगी, एम पी के, और आर वन एन पी के। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको ध्यान से देखना। इस स्थिति में यदि, इसको थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिख देते हैं, तो इस स्थिति में यदि डी लेस लेस देन है आर, तो क्या हो जाएगा, तो चित्र ज्यामिति से, चित्र ज्यामिति से क्या हो जाएगा, देखो जो आर वन का मान है वो लगभग लगभग किसके बराबर आ जाएगा, एन पी के, किसके बराबर, फिर देखना, जो आर वन ये मान है ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके। उसका कारण क्या है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ से लंब डाला है, तो एक तरीके से ये त्रिज्या का काम करेगी, ये त्रिज्या, तो ये भी त्रिज्या, तो ये तो बराबर आ जाएगी आर वन एन पी के, और आर टू बराबर आ जाएगी एम पी के, ये वाली आर टू एम पी के। तो ये हम लिख देते हैं, एवं तथा आर टू किसके बराबर आ जाएगी, आर टू बराबर आ जाएगी एम पी के, होगी, इसके लगभग बराबर होगी। अब हमें क्या करना है, देखो अब इस एनपी को हम क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में लिख सकते हैं, एनपी और एमपी को। और क्योंकि ये रेखा अब किस पे आ गई है, आर के रूप में आ रही है, क्योंकि हमें पता है ये लंबाई क्या है, आर है। तो अब इस एनपी को हम क्या लिख सकते हैं, एनपी को टुकड़ों में लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना इतना करके इसको दो जगह लिख देते हैं, कि एनपी बराबर, एक तो हम छोटा टुकड़ा ये ले लेते हैं, ये वाला, एनपी बराबर एन ओ, यहाँ से यहाँ तक, और प्लस में ओपी, तो ये दो टुकड़ों में हो जाएगी।
तो यहाँ तक और फिर यहाँ तक। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। अतः R1 बराबर एन पी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, एन ओ प्लस में ओ पी। और R2 किसके बराबर आ जाएगी, R2 किसके बराबर आएगी देखो, बस यही समझना है। R2 बराबर किसके आ जाएगी, R2 अपने ये है, हमने किसके बराबर लेके आ गए थे, इसको इसके बराबर, एम पी के। तो ये एम पी किसके बराबर होगा, एक तो ये पूरी दूरी, इसमें से ये हटा देते हैं, तो बचेगा क्या ये। तो मैं लिख देता हूँ एम पी बराबर ओ एम माइनस एम पी। ओ एम माइनस, नहीं सॉरी, ओपी में से पूरी दूरी में से क्या घटा देता हूँ, ये वाला सेक्शन। तो ओपी माइनस ओ एम लिख देते हैं इसको, ओपी माइनस ओ एम। तो इसको लिखते हैं हम एम पी बराबर, रफ में इसको चेक करना, ओपी माइनस ओ एम। ये हो गया। और हमें पता है चूंकि ओपी क्या है, आर दूरी, जो कि हम पहले मान के बैठे हैं। तो यहां से हो जाएगा एन ओ प्लस आर और आर माइनस ओ एम। और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके दूसरी जगह लिख लेता हूँ, रख लेता हूँ, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे। और ये दोनों समीकरण हम क्या मान लेते हैं, कोई एक नया समीकरण मान लेते हैं इसको, 4। ठीक है, तो 4 समीकरण हमने मान लिया, ये हो गया। अब अपने पास क्या है, हमें R1 और R2 के मान चाहिए। यहाँ पे R1 और R2 मान रखते ही अपना B आ जाएगा और आंसर निकल जाएगा। अब R1 और R2 तो मिलेगा, मिल गया, पर अभी भी क्या दिक्कत है, अभी भी हमारे पास NO और MO में दिक्कत है। अब NO और MO ढूंढो कहाँ पे हैं। एक तो NO ये रहा और MO ये रहा। तो हम ये दो त्रिभुज ले लेते हैं और इसमें cos थीटा लगा देंगे दोनों त्रिभुज में। एक तो ये त्रिभुज और एक ऊपर का त्रिभुज। तो लगाओ, पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, ANO, और एक दूसरा त्रिभुज BMO। तो लिखते हैं नीचे त्रिभुज, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज त्रिभुज कौन सा, ANO में है, कैसे देखो ये है, यहाँ से लंब डल रहा है इस पे ऐसे लंब डल रहा है। और ये दूरी क्या थी नीचे वाली, ये नीचे A माना था, ये N और ये O, ये D/2 थी, ये थीटा थी। ये थीटा कैसे आ जाएगी, शीर्ष अभिमुख कोण से, ये भी ध्यान रखना। ये थीटा कैसे आ जाएगी, ये भी शीर्ष अभिमुख कोण से आ जाएगी, क्योंकि ऊपर कैसा है थीटा, नीचे भी कैसा हो जाएगा थीटा। तो ये हो गया। अब देखो इसमें मैं लगा देता हूँ cos थीटा, cos थीटा। अब यहाँ देखना, यहाँ 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या आ जाएगी, लंब। तो ये तो लंब हो गई, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो ये तो कर्ण, पहले cos थीटा लिख लेते हैं। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है, आधार हमेशा देखो, ये तो कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, और थीटा के सामने लंब। हमारे पास ये थीटा है, तो इसके सामने ये वाली भुजा लंब। और हमें क्या चाहिए, आधार, तो आधार हो गया NO। तो NO बटे बटे OA कर्ण हो जाएगा। और NO हमें ज्ञात करना है और OA हमें पता है D/2 है। तो यहाँ से NO क्या आ गया, D/2 cos थीटा, एक ही आ गया। अब इसी प्रकार एक और त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ऊपर वाला, BMO में। BMO में क्या होगा देखो, ऐसे था वो, यहाँ पे B बिंदु था और ये ऐसे लंब डाला हुआ था। इसको मैं अंदर लिख लेता हूँ लंब,
यहाँ पे m था और यहाँ पे o था, और ये वाली d थी, d/2। यही तो था अपना। मैंने कौन सा त्रिभुज लिया है? ये वाला त्रिभुज उठा के वहीं पे रख दिया। ठीक है। अब थीटा कहाँ है यहाँ में? थीटा यहाँ पे है ये वाला। तो हमें क्या चाहिए? cos थीटा। और cos थीटा क्या होती है? आधार बटे कर्म। आधार कितना है अपना? आधार है अपना, देखो थीटा के सामने ये लंब होगा और 90 के सामने ये कर्ण होगा। तो आधार कौन सा बच गया? ये ओ एम। अपॉन में कर्ण क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा अपना ओ बी। ओ बी कह दूं या बी ओ कह दूं? तो एम ओ क्या आ जाएगा? ये हमें ज्ञात करना है, ओ एम। और यहाँ पे इसकी लंबाई क्या है? बी ओ की, d/2। तो यहाँ से ओ एम कितना आ गया? d/2 cos थीटा। तो इनको समीकरण 5 और 6 दे देते हैं। 5 और 6। अब समीकरण 5 और 6 से पहले क्या करेंगे? समीकरण 5 और 6 से क्या करेंगे पहले? देखो ध्यान से। इन दोनों से ये मान कहाँ रख दें? यहाँ पे समीकरण 4 में, एनओ और ओ एम पे। तो समीकरण 5 व 6 से मान समीकरण 4 में रखने पर, सिंपल है वैसे, रखने पर क्या हो जाएगा? अपने पास आ जाएगा आर वन बराबर, देखो आर वन का मान कितना आ जाएगा? एनओ d/2 cos थीटा प्लस आर। यहाँ रख देंगे d/2 cos थीटा प्लस में आर, और ये आर माइनस d/2 cos थीटा। तो यहाँ पे आर वन आ जाएगा d/2 cos थीटा प्लस आर, और आर टू आ जाएगा आर माइनस d/2 cos थीटा। रफ में रख के देखना, आ जाएंगे। अब आर वन और आर टू के मान कहाँ रख दें? अब हमारे पास आर वन आर टू के मान आ चुके हैं, और इसको किस में रख देते हैं? समीकरण 3 में रख देते हैं। सिंपल, अपना हल हो जाएगा। तो समीकरण 3 में आर वन आर टू के मान रखने पर, अतः समीकरण 3 में आर वन व आर टू के मान रखने पर, तो समीकरण 3 में आर वन आर टू के मान रखने पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा v बराबर के क्यू हमने बाहर निकाल रखा है, 1/r2। 1/r2 की जगह r माइनस d/2 cos थीटा रख दिया। माइनस चिन्ह पहले से है, 1/r1। तो r1 की जगह हम क्या रख देंगे? d/2 cos थीटा प्लस r1। तो d/2 cos थीटा प्लस r। तो अपना समीकरण केवल किस पे निर्भरता आ गया? d पे और r पे निर्भरता आ चुकी है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे पास कोई अननोन राशि हो, क्योंकि d हमें पता है, क्योंकि द्विध्रुव की लंबाई वो देगा। आर दूरी पता है, क्यू हमें पता है, के हमें पता है। तो यहाँ पे हम विद्युत विभव के नजदीक पहुंच चुके हैं, सूत्र निकलने वाला है। तो थोड़ा सा अब लगने लगा होगा कि हाँ अपना काम हो गया है। तो के क्यू, अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे आसान है, इसका लेसन ले लेते हैं। लेसन में क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे, cos थीटा, और इसको ऐसे लिख देते हैं आर प्लस d/2 cos थीटा। प्लस की संख्या है, कैसे भी लिख सकते हैं। अब एक राशि क्या हो जाएगी इसमें? इधर ट्रांसफर होके आ जाएगी। इसको कैसे एलएस कैसे करते हैं? इसका भाग हम किस में देंगे? इसमें। तो यहां से ये कट के इसका गुणा किससे करेंगे? ऊपर वाले से। तो ये आ गया आर प्लस d/2 cos थीटा, माइनस, माइनस चिन्ह जब भी आए तो ब्रैकेट लगा लिया करो, गलत नहीं होगा। तो इसका भाग किस में देंगे? इस नीचे वाले में। तो इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा। इसका गुणा किधर करेंगे? ऊपर। तो मैं कर देता हूँ आर माइनस d/2 cos थीटा। ये आ गया। अब बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखो के क्यू ऊपर क्या हो जाएगा? आर प्लस d/2 cos थीटा, माइनस का अंदर गुना हो जाएगा इस माइनस का,
तो आर माइनस आर प्लस का हो जाएगा ये दूसरा माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या बन रहा है, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बना, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 कॉस थीटा स्क्वायर हो गया। सही है। अब हमें पता चला है कि आर से आर कैंसिल हो रहा है, तो इसको काट दो। तो मैंने आर से आर कट गया और डी बाई टू, देखो के क्यू, एक तो अपने पास डी बाई टू कॉस थीटा और डी बाई टू कॉस थीटा, तो डी बाई टू कॉस थीटा डी बाई टू कॉस थीटा जुड़ के कितना हो जाएगा, पूरा डी बाई टू कॉस थीटा डी कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आधा डी बाई टू, ये हाफ ये है, हाफ वैल्यू ये है, तो जुड़ के पूरी हो जाएगी। तो इसको मैंने डी कॉस थीटा लिख दिया। इसके बाद नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, चूंकि डी का मान कैसा है, आर से छोटा, डी का मान आर से छोटा है, अतः डी स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तुलना में नगण्य मतलब ये बहुत छोटी राशि होगी, नगण्य मान सकते हैं। इतनी छोटी होगी कि इसको हल करने में जोड़ना, मतलब कोई एक तरीके से कैलकुलेशन उसको कठिन बनाना है, पर इसका कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना b का मान चल रहा है, b बराबर नगण्य मान के छोड़ना, मतलब नगण्य मान सकते हैं, तो इसका मतलब ये हट जाएगा, ये पार्ट हट जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सूक्ष्म है, छोटा सा है, इसका कोई मान इतना काफी प्रभाव नहीं डालेगा। के क्यू डी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ गया। चूंकि हम पढ़ के आए हैं, अपना आंसर तो हो गया है यहीं पे। चूंकि हमें क्या पता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है एक, और वो क्या होता है, P बराबर क्यू डी। P क्या है, परिमाण है द्विध्रुव का, और D उस द्विध्रुव के बीच की दूरी, तो क्यू डी की जगह हम क्या लिख देंगे, P। तो अपने पास आ जाएगा D बराबर ए पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये ही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास आंसर हो गया, सिंपल। तो हमने निकाल लिया किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके किसी भी बिंदु पर, हमने क्या किया है, अक्ष और निरक्ष नहीं निकाले, यहाँ पे हमने थीटा मान लिया। हमने क्या किया है, हमने ये द्विध्रुव लिया था माइनस क्यू, हमने क्या किया था, ये द्विध्रुव लिया था माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो उसके किसी भी बिंदु पर लिया था यहाँ पे, और ये थीटा था। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर अक्ष चाहिएगा तो हम इस बिंदु पे ले लेंगे। देखो, हमने क्या किया है, जनरल एक फॉर्मूला बनाया है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण किसी भी बिंदु पर, कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ 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 यहाँ, उसी के हिसाब से हम थीटा का मान रखते जाएंगे और बिंदु ढूंढते जाएंगे। तो इससे हम अक्ष और निरक्ष सीधा ही निकाल सकते हैं। अक्ष के लिए थीटा हो जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, और निरक्ष लंबवत के लिए 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण कितना है, ये समीकरण है अपने 6 7। तो समीकरण 7 द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु, बिंदु क्या है, आर थीटा पर विद्युत विभव को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है, सदिश राशि होती है। पी वेक्टर किस दिशा में होती है, क्यू डी, इसकी दिशा हमें किस तरह पता है, इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ रहती है। पी वेक्टर की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के उल्टे है। ये ही केवल ऐसा है जो माइनस क्यू से प्लस क्यू है, ऐसे। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। देखो, अब यहाँ पे मैं ये कह देता हूं कि यदि अपना थीटा कोण क्या है, थीटा
द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर व आर वेक्टर के बीच का कोण है तो का कोण है तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान देना, अपने पास ये जो कोण बनाया है हमने किसके किसके बीच का है? देखो ये तो पी वेक्टर था ऊपर और ये आर वेक्टर था इधर, तो इन दोनों के बीच का ही तो कोण थीटा लिया है, तो वही हमने अभी माना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ये cos थीटा है तो हम भी इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट के लिए दूसरा तो कोई परिमाण है नहीं है, तो p cos थीटा है, तो हम आर कैप के साथ इसको डॉट लिख सकते हैं, p वेक्टर और डॉट आर वेक्टर आर कैप को। तो अतः b बराबर हो जाएगा k p वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन में आर स्क्वायर, और p वेक्टर डॉट आर कैप क्या हो जाएगा? p cos थीटा। उसका कारण क्या है? आर कैप का, इसका तो परिमाण कितना होगा? इसका परिमाण इकाई होगा, क्यों? और ए डॉट बी कैसे खुलता है? ए बी cos थीटा, सिंपल है। तो यहां से अपने पास ये आ गया के पी आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से ये हो गया। इसके बाद अगर हम इसमें आर आर के परिमाण का ऊपर नीचे गुना कर दें, आर कैप डॉट हो गया आर कैप के आर का परिमाण ऊपर नीचे गुना कर दें तो क्या होगा देखना। हमारा मेन मोटिव यह है कि हमें क्या करना है, आर वेक्टर में लेके आना है, तो के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन में आर क्यू, क्या हुआ है? आर परिमाण और ये दिशा, तो ये क्या बन गया? एक वेक्टर बन गया। तो यहाँ पे चूंकि आर कैप था और एक परिमाण था, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर। एक वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए? एक वेक्टर की दो जरूरत होती है बस, केवल एक तो परिमाण चाहिए उसका और एक उसकी दिशा। जब जब परिमाण और दिशा मिल जाएंगी तो वो वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे दिशा है परिमाण है, तो ये क्या बन गया? वेक्टर। तो मैंने इसको वेक्टर लिख दिया, कौन सा? ये वाला। और इस केस में नीचे का क्या हो गया? आर क्यू। ये ध्यान रखना, अगर तुम इसको इस तरीके के फॉर्मेट में लिखते हो जहां पे ये वेक्टर है, क्या है? आर वेक्टर, ऐसा तो नीचे आर क्यू आएगा, वरना आर स्क्वायर आएगा। अगर तुम डायरेक्ट ऐसा लिखते हो के पी आर cos थीटा आर स्क्वायर, तो इतना आर स्क्वायर आएगा। तुम इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना छोड़ना है, आर कैप लिखना है, तो भी यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा। केवल वेक्टर के केस में क्या आएगा? नीचे क्यू। एवं में अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये ध्यान रखना है, वेक्टर के केस में एक नीचे परिमाण बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर परिमाण का एक आपस में ऊपर परिमाण और नीचे परिमाण का गुना करके उसको वेक्टर बनाया है आर कैप को। वैसे वेक्टर है नहीं है, हमने जबरदस्ती बनाया है उसको। तो ये इसका सदिश रूप है डॉट प्रोडक्ट में, तो हमें याद ये रखना है, उसको हम मॉडिफाई करके ला सकते हैं। ठीक है। तो समीकरण 7 क्या कहता है कि अपने पास किसी द्विध्रुव है, उसके किसी बिंदु पर, अपने किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर हमने कोई बिंदु, ये द्विध्रुव है और इसके किसी भी बिंदु पर हमने क्या निकालना है? किसी बिंदु पे हमें निकालना है विद्युत विभव। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों आवेश के कारण निकालेंगे, अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे उनको व्यवस्थित ढंग से, दूरी आर के रूप में, आर के रूप में जो दूरी है उसकी के रूप में उसको व्यक्त कर देंगे, जिससे कि हमारी राशियां सभी ज्ञात राशियां हो जाएं। तो ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? विद्युत विभव। और ये आया के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं ये पूछता हूँ कि अक्ष पे बताओ और निरक्ष पे बताओ, तो अब इसमें देखना, तो इसमें केस फर्स्ट, कभी कभी ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, केस फर्स्ट मैं कह दूं द्विध्रुव के अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर। तो देखो अपने पास द्विध्रुव क्या था? अपने पास द्विध्रुव था, मैंने नीचे माना था माइनस क्यू, ऊपर माना था प्लस क्यू, ये था। और हमने इधर किसी बिंदु पे निकाला था, पी पे, यहां पे तो आया था बीपी
ये पी बिंदु पे तो मैं इसको बीपी कह देता हूँ, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आया था। सही है। जब ये आया है तो यहाँ पे थीटा कौन सा है? थीटा है ये वाला सर। गलती से बीच नीचे वाला मत लिख देना, ये वाला थीटा नहीं है, नीचे वाला। अब मुझे किस पे चाहिए? द्विध्रुव के अक्ष पर। अब यहाँ पे हम लिख देंगे अक्ष पर। अब इस चित्र को आप पीछे बनाना है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे अक्ष के लिए क्या लिखेंगे? अक्ष पर। अब बताओ अक्ष पे क्या हो जाएगा? इसकी अक्ष कहाँ है? द्विध्रुव की अक्ष है, या तो ये ऊपर बढ़ाओ चाहे नीचे बढ़ाओ। तो द्विध्रुव की अक्ष पर क्या हो जाएगा? थीटा का मान कितना आएगा? ये अक्ष मान लेता हूं मैं, ये है अक्ष। अक्ष के लिए ये अक्ष बिंदु हो गया, इसको हम कह देते हैं पी क्यू आर। एस और टी मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं। अक्ष पर यानी कि एस बिंदु पर थीटा कितना होगा? इस बिंदु पे थीटा कितना होगा? इस पे थीटा आ जाएगा 0 डिग्री। क्यों? ये पी बिंदु किधर चला जाएगा? पी बिंदु उठ के इधर आ रहा है, तो इस बिंदु पे अगर चाहिएगा तो थीटा कितना हो जाएगा इसमें? इधर ही तो पी वेक्टर है और इधर ही आर वेक्टर हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो बीपी के पी कॉस थीटा था अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा के पी कॉस 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस 0 का मान 1, के पी अपॉन आर स्क्वायर आ गया। सही है। के पी अपॉन आर स्क्वायर आ गया। सही है। अब ये हो गया, सिंपल है, निकाल लिया हमने। अगर ये कह देता कि नीचे की साइड हो, तो नीचे की साइड होता तो क्या करते? थीटा का मान कितना हो जाता? थीटा का मान ये वाला हटके इधर आ जाता, तो थीटा का मान कितना हो जाता? 180 डिग्री। एक पी वेक्टर तो अपना इधर है और आर वेक्टर इधर हो जाता, क्योंकि बिंदु इधर आ गया, तो थीटा का मान ये हो जाता 180 डिग्री। तो 180 पे भी क्या होता? कॉस 180 मतलब कॉस, ये ध्यान रखना, कॉस 180 पे क्या हो जाता? ये आता, इसको हम कॉस पाई लिख सकते हैं, और पाई और 180 का मान होता -1। तब यही मान आता नेगेटिव आ जाता। कितना आ जाता? ऋणात्मक। तो इसको बस याद रख लेना, ऐसा कोई खास बात ये नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो एक बार आया था ये 2010 में। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या देखेंगे? द्विध्रुव के निरक्ष पर। द्विध्रुव के निरक्ष पर केस नंबर 2 में हम क्या देखेंगे? द्विध्रुव के निरक्ष पर। द्विध्रुव के निरक्ष पर, निरक्ष पर क्या हो जाएगा? निरक्ष कहाँ होता है? देखो अक्ष तो हो गया ये, निरक्ष होता है -q + q, यहाँ पे है, तो इसका निरक्ष होगा ये लंबवत वाला। इसके जो भी लंबवत होता है उसको हम बोलते हैं निरक्ष। अब बिंदु P यहाँ पे है, तो थीटा कितना हो गया? 90। तो थीटा 90, या तो मैं निरक्ष कह दूं या फिर लंब अक्ष पर, लंब अक्ष पर, लंब अक्ष पर। तो थीटा 90 हो गया, तो बी बराबर बीपी बराबर के पी कॉस थीटा हम पढ़ के आए हैं, और यहाँ पे के पी कॉस 90 डिग्री अपॉन में आर स्क्वायर, और कॉस, चूंकि कॉस 90 क्या होता है? 0। तो ये तो बहुत आसान हो गया, के पी इंटू 0 अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे विद्युत विभव का मान 0 है। यहाँ पे विद्युत विभव का मान बीपी 0 है। इंपॉर्टेंट लाइन, निरक्ष पर विद्युत विभव 0 है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पे ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना नोट डाल के। ये लिख के नहीं आनी, ये पर याद रखनी, कभी क्वेश्चन बन सकता है। नोट, द्विध्रुव के, द्विध्रुव के, इसमें लिख देंगे
द्विध्रुव के निरक्ष बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अशून्य रहता है, अशून्य रहता है, जबकि विद्युत विभव विद्युत विभव का मान शून्य होता है, का मान शून्य होता है। तो यहाँ पे ई अक्ष नॉट जीरो और बी अक्ष जीरो। तो ये दो चीज हमें पता चल गई। तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष बिंदु उसके क्या देखा। इसमें जब भी चित्र बनाना हो तो सिंपल हमें यही बनाना है, इतना ही। ये वाला तो हमने देखा है। तो यहाँ पे अक्ष यानी कि एस बिंदु पर, अक्ष पे हमने क्या माना है, एस बिंदु। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया, देखो एक बार हल्का सा। सबसे पहले क्या किया, अपने पास ये द्विध्रुव था, इससे आर दूरी पे ये था, इसका थीटा कोण ये था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव निकाला, अपना आ गया माइनस के क्यू अपन आर वन। फिर प्लस क्यू के कारण के क्यू अपन आर वन। विद्युत विभव अदिश राशि है, अदिश राशि है, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इनको जोड़ दिया, ये समीकरण निकाल लिया। इस समीकरण में चाहिए आर वन और आर टू। अब आर वन आर टू के लिए हमने ज्यामिति में क्या किया, पीछे बढ़ाया और लंब डाले, ये लंब डाले। तो ये लंब इनके एनपी और एनपी के बराबर आ गए। तो यहाँ से आर वन का मान हमने आर के पदों में निकाला है, एन ओ प्लस में आर और आर माइनस ओ एम। फिर हमने cos थीटा करके इनके मान भी निकाल लिए इनों के। तो दोनों के सेम आए, डी बाई टू cos थीटा, डी बाई टू cos थीटा। इनके मान हमने उसमें रख दिए, आर वन और आर टू आ गए हमारे पास। तो आर वन और आर टू जब हमारे पास आ गए, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा अपने पास इसके मान यहाँ रखने पर, इसको हल कर लिया ये रखने पर। तो ये जब हल किया हमने, तो इसमें से कुछ राशियां कट गई और इसको फिर हमने कह दिया कि डी स्क्वायर नगण्य है। तो अपने पास आ गया केपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, केपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास मेन इसका फॉर्मूला आ गया जो हमें याद रखना है। और यहाँ पे एक और बात, अगर इसको सदिश रूप में डॉट प्रोडक्ट में लिखना है, आर कैप है तो कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर ही रहेगा, cos थीटा हट जाएगा, cos थीटा हट जाएगा। और जब अपने पास आर है तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा, आर वेक्टर आते ही नीचे आर, उसका कारण परिमाण का ये गुना ऊपर नीचे किया है। तो इस प्रकार से अगर हमें द्विध्रुव के अक्ष पे देखना है, अक्ष पे इसका कोण थीटा जीरो हो जाएगा, जीरो होते ही cos जीरो का मान एक हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा केपी अपॉन आर क्यू, आर स्क्वायर, ध्यान रखना। और जैसे ही निरक्ष पे पूछा जाए तो थीटा कितना हो जाएगा, 90, थीटा 90 हो गया ये वाला। और 90 होते ही cos 90 का मान जीरो, तो विभव का मान जीरो। लेकिन जब हमने विद्युत विद्युत क्षेत्र निकाला था तो वहां पे विद्युत क्षेत्र जीरो नहीं आया था, अशून्य रहता है। अशून्य मतलब ये शून्य नहीं होता, अशून्य रहता है, जीरो नहीं रहता, जबकि विद्युत विभव का मान क्या है, शून्य है। तो इस प्रकार से हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात कर लिया है। तो अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।